हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्गास अकेडमी। आज हम क्लास 10th की जो पॉलिटी हमारी चल रही है, क्लास 10th की पॉलिटी का पार्ट 2 करेंगे और हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो एनसीईआरटी में आपके दिया है उसका जो आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन से लिंक करते हुए इन चीज़ों को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमको कोई भी चीज़ को एनालाइज करने से पहले हमको ये देखना है कि जैसे अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, हम बात करते हैं स्ट्रगल्स की, हम बात करते हैं मूवमेंट्स की, है ना। हमने सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप की बात करी, तमाम आंदोलन जो हुए हैं उनके बारे में इसमें हम बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करेंगे, है ना। किस किस तरीके से डेमोक्रेसी, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी है और जो हमारा एक डेमोक्रेसी में एक जो पार्ट हम प्ले करते हैं, है ना, डेमोक्रेसी में एक जो हम पार्ट प्ले करते हैं, जो एक कॉमन सिटीज़न का, एक जो सिटीज़न का, है ना, एक जो सिटीज़न का जो पार्ट है, उसका जो पार्ट प्ले है वो हम डेमोक्रेसी में देखेंगे कि किस तरीके से वो कर सकता है। इसको समझने के लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना होगा। जैसे आप समझें ये पार्ट प्ले करना क्यों ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक घर है ना, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो प्लीज़ इग्नोर। तो एक घर है ना, उस घर में मान लीजिए ये घर बेसिकली हमारा कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस घर में फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए कि 10 लोग रहते हैं और 10 में से 9 किसी चीज़ में अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक है जो कि उस घर का जो हेड है ना, जो हेड है सिर्फ उसका कहना है कि भाई ये चीज़ होगा, है ना। घर में आज से कोई भी जो है वो राइस नहीं खाएगा, उसका उस हेड का कहना है कि राइस नहीं खाएंगे। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 9, जो बाकी के 9 लोग हैं इन 10 में से, उनका कहना है कि मुझे राइस खाना है। अब दिक्कत यह है कि अगर वहां पे वोटिंग सिस्टम नहीं होगा, वहां पे अगर उस घर में फॉर एग्जाम्पल जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे वोटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा, सो दैट मीन्स कि जो हेड बोलेगा, whatever he says, उस चीज़ को हमको करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास वोटिंग राइट है तो हम जो 10 लोग की बात कर रहे हैं ये सारे वोट करेंगे, है ना। और जो भी वोट के उससे जिसको मेजॉरिटी मिलेगी, मतलब जिसको 5+, जिसको भी 5+ वोट मिलेगा, उसका जो डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसी घर की तरह जो हमारी कंट्री है, इसी सिस्टम को हम रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है हम फंक्शन कराते हैं और अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो हम उस रिप्रेजेंटेटिव को बताते हैं और कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि खुद जनता अपना मूवमेंट जो है या स्ट्रगल्स जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो है आती है सामने, और लोगों के सामने आके जनता अपना जो भी परेशानी है, दिक्कत है, उसको बताते हैं और उसका फिर सरकार सॉल्यूशन निकालती है, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। तो अब हम अगर इसको देखें, जो पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स की बात है, स्ट्रगल इज बेसिकली जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे अगर हम बात करें, अभी एक राइस का हमने एग्जाम्पल लिया, इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए मूवी, उसमें से 4 लोग कह रहे हैं कि हमको मूवी जाना है, लेकिन 6 लोग कह रहे हैं कि नहीं, नाइट शो नहीं जाना है। अब ये 4 लोग अपनी बातें रखेंगे सामने, समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है 6 लोग मान जाएं। इसी तरीके से जो स्ट्रगल्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके लिए ये लोग वर्क करते हैं। इस डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए ये लोग सारे लोग वर्क करते हैं, है ना। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये इंपॉर्टेंट टूल क्यों है? इट गिव्स
us the power to interpret ourselves। हम खुद के जो भी हमारे जो परसेप्शन है, जो भी हमारी थिंकिंग है ना, जो भी हमारी आइडियोलॉजी है, उसको हम अपने चीज़ों को सामने लाते हैं। लोगों को सेम आइडियोलॉजी, सेम जो सेम चीज़ की उनकी जो कहते हैं नहीं, एक माइंडसेट है जिसका सेम माइंडसेट है, सेम माइंडसेट वाले साथ में आते हैं एंड वो साथ में आके एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या एक मूवमेंट का जो है वो हिस्सा बनते हैं, कोई स्ट्रगल का हिस्सा बनते हैं, है ना। आगे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल भी कि किस तरीके से स्ट्रगल्स होते हैं, किस तरीके से सरकार को पीसफुल तरीके से लोग अपना डिसीजन बदलने को जो है कहते हैं और सरकार उनकी सुनती भी है ना। यही डेमोक्रेसी का मेन पावर है ना। तो डेमोक्रेसी का मेन पावर है बिकॉज अगर हम पब्लिक कहिए, जनता कहिए, है ना, सिटीजन्स कहिए, अगर उनकी हम नहीं सुनेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे, तो 5 इयर्स के टेन्योर के बाद जब इलेक्शंस होंगे तो वोट कौन करेगा? वोट तो जनता ही करेगी। लेकिन अगर जनता की सरकार सुनेगी नहीं तो डेफिनेटली फिर सरकार दोबारा उसकी नहीं आएगी, वो सरकार दोबारा रूल में नहीं आएगी, वही सरकार आएगी जो जनता की सुनती। ये चीज़ें इसलिए क्योंकि इस पूरे लेक्चर में ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये पूरे लेक्चर में कहीं ना कहीं कनेक्ट करते रहेगा और ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। जो हम लोग हर चीज़ में बात करते हैं पब्लिक की, पीपल की, उनके वोटिंग की, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट पे? यही इफेक्ट पड़ता है सबसे बड़ा कि जब 5 साल का जब टेन्योर ओवर हो जाएगा तो वो सरकार गायब हो जाएगी, वो इलेक्ट नहीं होगी अगर वो जनता के हिसाब से नहीं चलेगी, है ना। तो अब हम देखें, वी कैन सी दैट इन अ डेमोक्रेसी सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क बिहाइंड बिग स्ट्रगल। तो जैसे अभी हम बता रहे थे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती हैं और जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्लड है, किसी एरिया में फ्लड जो है वो बहुत प्रेवलेंट है। अब वहाँ के लोग ने क्या किया भाई, अपने एमपी से, एमएलए से बोले थे, वो हेल्प नहीं कर रहे थे। वहाँ के लोग इकट्ठा हुए, पता चला मान लीजिए 100 लोग शुरू में इकट्ठा हुए। अब वो इकट्ठा होकर वो प्रोटेस्ट करने लगे, क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारा जो फ्लड है हर साल आता है, उस क्या दिक्कत है भाई? उससे दिक्कत ये है कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो पूरी वाटर में सबमर्ज हो जाती है, हमारे जो हाउस हैं, जो हमारे घर हैं, वो पानी से घिर जाते हैं, बच्चों की एजुकेशन सफ़र होती है, हेल्थ एंड हाइजीन पे असर आता है ना। जब गंदगी होगी, पानी का ठहरा होगा तो डेफिनेटली बीमारियां बढ़ेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको जो है उतने देर के लिए जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उस एरिया में जो फ्लड से सबमर्ज्ड है, जो भाई अगर आदमी पानी में डूबा हुआ घर है, पानी में डूबी हुई ज़मीन है, तो डेफिनेटली वहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी और जो हो सकती है उसका रेट बहुत कम होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। मैक्सिमम लोग बाढ़ की वजह से परेशान होंगे, जब बाढ़ में डूबे रहेंगे तो क्या काम करेंगे? तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं, जो मांगे होती हैं, वो सामने आती है और कभी कभी ये स्ट्रगल का रूप ले लेती है, कभी कभी ये मूवमेंट बन जाता है कि नहीं भैया आप बांध को बनाओ ताकि हमारा एरिया जो फ्लड है वो बच सके उस फ्लड के उससे प्रभाव से। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि स्ट्रगल है, मूवमेंट है, अब दोनों बीच में जो डिफरेंस है आगे हम समझेंगे। लेकिन क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ को लेके स्ट्रगल कर सकते हैं, और ये आप तभी कर सकते हैं भाई आपके पास डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि सरकार को भी लगता है कि अगर हम इनकी नहीं सुनेंगे तो हमको दूसरी बार वोट नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार भी सुनेगी। और अगर मान लीजिए सरकार नहीं होती, डेमोक्रेसी नहीं होती, तो डेफिनेटली वो फ्री टू डिसाइड होते हैं, फ्री टू डिसाइड अपॉन देयर ओन विल कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दो तरीके से रोल प्ले करती है। एक, इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजन, डेमोक्रेसी में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती हैं,
अब जैसे कि मान लीजिए कि एक जो चीज़ है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जब प्रेशर माउंट करती हैं, जब प्रेशर माउंट करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा कि 100 लोग जो है फ्लड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर 100 लोग कहीं पे खड़े हैं फ्लड के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर आएगा, है ना। वो 100 लोग अगर मान लीजिए कहीं खड़े हैं तो सरकार उनको अनदेखा नहीं कर सकती है ना। यही तो हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो पावर है, सरकार उनको अनदेखा नहीं कर सकती। अगर करेगी तो 5 साल जैसे खत्म होंगे वो सरकार दोबारा नहीं आएगी। जब वोट ही नहीं मिलेगा तो आएगी कैसे। अब ये पार्टीज भी कभी कभी क्रिएट करते हैं, इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको लगता है कि नहीं भाई हमको जो है ना बाहर खड़े हो रह के नहीं मिलेगा, तो जो अरीना है जिसमें हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो हमारा लेजिस्लेचर है जो बैठता है, तो ये कहेंगे कि नहीं यार इसमें ऐसे मज़ा नहीं आएगा, हमको इसका हिस्सा बनना है, हमको जो है ज्वाइन करना है। अभी कैसे ज्वाइन करेंगे, ये इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे और इलेक्शन में कंटेस्ट करके जो जीतेगा, है ना, जो जीतेगा जिसको सबसे ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट होगा वो पावर में आएगा, और जो पावर में आएगा डेफिनेटली वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा और वो अपनी चीज़ों को, अपने सिटीजन्स का जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेगा, है ना। लेकिन हर एक सिटीजन, ऐसा नहीं है कि हर एक सिटीजन अपने राइट्स के लिए, है ना, या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए इन डिसीजंस को जो है वो मानता है या इन डिसीजंस में ज्वाइन करता है। वो कंप्लीटली एक इंडिविजुअल का जो है एक अपना आउटलुक होता है जिससे करते हैं। बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत से लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ इनडायरेक्ट वे भी हैं, है ना, जिससे गवर्नमेंट को प्रेशर बनाते हैं अपनी डिमांड बताने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। जैसे अभी हम लोग ने फ्लड का एग्जाम्पल लिया, तो उस एरिया के एमएलए ने नहीं सुना, उस एरिया के एमपी ने अगर नहीं सुना, तो एक है आप कंटेस्ट करो 5 साल के बाद, जैसे ही टेन्योर पूरा हो रहा है कंटेस्ट करो और इलेक्शन में जीत जाओ, इलेक्शन जो है विन कर लो। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये तरीका है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, है ना, उसमें जो भी इंटरेस्ट है वहाँ के लोगों का, व्यू पॉइंट्स है, उसको प्रमोट करते हैं। जैसे मान लीजिए रैलीज हैं, है ना, रैलीज हो गई, स्ट्राइक्स हो गई, इन सब के जरिए भी जो है कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल जो प्रोटेस्ट है उसको हम कैरी ऑन करते हैं अपनी। जैसे बेसिकली अगर कोई भी दिक्कत है तो एक तो जरिया हो गया कि भाई हाँ भाई एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, उनके थ्रू है, नहीं सुन रहे हैं, तो जो लोग जैसे 100 लोग इकट्ठा हुए थे, धीरे धीरे 100 से 1000 होंगे, 1000 से 10,000 होंगे, तो वो लोग अगर सारे लोग उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इलेक्शन में वो लोग वोट करेंगे। जब वोट करेंगे तो आदमी वो जीतेगा, और जब जीतेगा तो फिर वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा। एक ये तरीका होगा। दूसरा कि नहीं भाई हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, हम उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो रहेगा कि जो फ्लड है, देखिए फ्लड एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए कि जो फ्लड है इससे हमको यहाँ के लोगों को निजात पाना है, इसको कंप्लीटली कंट्रोल कर देना है। तब ये कंट्रोल कैसे होगा, ये क्या करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे रैलीज हो गई, स्ट्राइक्स हो गई, है ना, इस टाइप के जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो करेंगे ताकि गवर्नमेंट कंपेल हो जाए इनकी चीज़ों को सुनने के लिए। अब जब हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को वहाँ लगता है कि नहीं ठीक है भाई फ्लड आती है लेकिन इतना कोई नुकसान नहीं है, साल के 20 दिन दिक्कत होती है, लेकिन लोगों को कहना है इस 20 दिन की वजह से उनके 4 महीने जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। पहले जल भराव, फिर वो जल कम होना, और उसके बाद जो डिजीज़ फैलती है वहाँ पे, ये सारी समस्या है। तो 12 महीने में अगर 4 महीने निकाल दीजिए तो 8 महीने इनके नॉर्मल होते हैं, और 4 महीने जो होते हैं उनके स्ट्रगल के होते हैं।
तो 4 महीने आप समझिए, अगर एक एरिया में दिक्कत है तो बहुत बड़ी समस्या है। ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को, प्रेशर ग्रुप का काम होता है गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना कि आप हमारे बारे में सोचो, हमारी प्रॉब्लम का समाधान निकालिए। अनलाइक पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पर, इनका ऐसा प्रेशर ग्रुप का एम नहीं होता है कि हम इलेक्शन लड़ें, है ना। इनका एम होता है कि जो प्रॉब्लम है उसका गवर्नमेंट सॉल्यूशन निकाले, ताकि जो हमारी जो जनता है, हमारे पब्लिक है, उसको जो दिक्कत हो रही है उसका समाधान उनको मिल सके। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड व्हेन पीपल विद कॉमन ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट, एस्पिरेशन। भाई डेफिनेटली मान लीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्रेशर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, इस प्रेशर ग्रुप का हिस्सा कौन बनेगा? भाई इसको तो वही लोग ज्वाइन करेंगे जो फ्लड से परेशान होंगे। जो फ्लड से परेशान होंगे वो यूनाइट करेंगे, वो साथ में प्रोटेस्ट करेंगे, जो हम पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे। जिनको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, जिनको मतलब ही नहीं होगा उस फ्लड से, उस प्रॉब्लम से, तो वो साथ आएंगे नहीं। तो जिनके एक कॉमन ऑक्यूपेशन है, मान लीजिए सारे किसान साथ में आ गए, कॉमन इंटरेस्ट है, सब फ्लड से परेशान है, एस्पिरेशंस है, वो चाहते हैं किसी भी कीमत पे, हमारा एक सपना है कि हमारा गांव बाढ़ मुक्त हो जाए, वो सारे लोग साथ में आएंगे और गांव को बाढ़ मुक्त करने के लिए सरकार के ऊपर इस प्रेशर ग्रुप के थ्रू एक्ट करेंगे। We often have the word people's movement to describe many form of collective act। अब people's movement क्या होता है? मूवमेंट क्या है? जो एक हमारा सिंगल एजेंडा है, ओरिएंटेड होता है। ये सिंगल एजेंडा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, जो डैम बनने के लिए जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन था। मूवमेंट फॉर राइट्स फॉर इंफॉर्मेशन है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो पास हुआ था, उसके लिए एंटी लिकर मूवमेंट है। वुमेन्स के लिए, जैसे कि हमने देखा था कल के उसमें कि वुमेन्स को जो है, जैसे कि लोकल लेवल गवर्नमेंट में है ना, जो रिजर्वेशन दिया गया है, डेकेड से भी ज़्यादा जो हो गया, इनका जो बिल है वो लोकसभा में रखा हुआ है कि भैया पार्लियामेंट जब पास करे तो वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा में बढ़ सके, पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। एनवायरमेंटल बहुत से हम लोग देखते हैं कि भैया कोई भी अगर ऐसी फैक्ट्री है जो कि हजार्ड है, जो कि पॉल्यूशन कर रही है, कभी कभी देखा जाता है कि उसके अगेंस्ट में जनता आ जाती है कि नहीं भैया ये तो हमारे, पता चला कि ये फैक्ट्री खुली, भैया बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन उससे जितना फ़ायदा होना उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे हो रहा है? फैक्ट्री मान लीजिए अब केमिकल फैक्ट्री है, वो जो बाय प्रोडक्ट निकाल रही है, वो जो गांव के जितने नदियां हैं, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, उन सबको पॉल्यूट कर रही है, उन सबको पॉल्यूट कर रही है। खेतों में जा रहा है वो पानी, तो पता चला जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड थी वो धीरे धीरे बैरन होती जा रही है। भाई एसिडिक होती जाएगी बहुत ज़्यादा तो लैंड बैरन हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो हमारा यूसेज है लैंड का वो फिर चेंज हो जाएगा। हम भाई कृषि में नहीं यूज़ कर सकते ना, जो लैंड बैरन हो जाएगा, जो लैंड उपजाऊ नहीं रहेगा, उसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल मूवमेंट होते हैं। लाइक एन इंटरेस्ट ग्रुप मूवमेंट ऑल्सो अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, ये भी सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इलेक्टोरल कंपटीशन जो है इसमें भी ये कभी कभी पार्ट लेते हैं, ये भी जो है इलेक्शन लड़ने का सोचते हैं कि भाई हमारा जो एरिया है, इस एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है तो इस एरिया को खुद इलेक्शन जीत के रिप्रेजेंट करना होगा एज अ एमपी या एज अ एमएलए। तब भाई अपने हाथ में पावर होगी। भाई जब अपने हाथ में पावर होगी, जो ऑलरेडी कह रहा है कि नहीं भैया फैक्ट्री को बंद करो, है ना, और जो कह रहा है एंटी लिकर मूवमेंट की बात कर रहा है, वुमेन्स मूवमेंट की बात कर रहा है, तो कौन लोग इसको हेड करेंगे? जो रूल फ्रेम कर रहे हैं, जो लॉ फ्रेम कर रहे हैं, वही उसकी बात करेंगे ना। और आप तभी उसकी बात कर सकते हो खुद, जब आप खुद चुनाव लड़ो और खुद सांसद बनो या विधायक बनो। फिर इनका जो डिसीजन मेकिंग तरीका है वो जनरली बहुत इनफॉर्मल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? ये बहुत ओपन होते हैं। इनका जो डिसीजन होता है वो डेफिनेटली क्विक होगा,
क्योंकि ये एक क्लियर माइंडसेट के साथ होते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना है, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना है। They depend much on spontaneous mass participation and than interest group। ये मास पार्टिसिपेशन ओवरऑल पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओवरऑल उस एरिया की पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, बड़े तबके को इन्फ्लुएंस करता है। जो मूवमेंट होता है बड़े तबके को इन्फ्लुएंस करता है, बिग चंक, बिग मास जो पब्लिक होती है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। और ये चाहते हैं जो अपनी मांग है वो गवर्नमेंट के सामने रखें और गवर्नमेंट इनके मूवमेंट को ऑनर करे और इनकी मांगों को सुने। अब सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है ना। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप आमतौर से एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करता है। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप एक ओवरऑल सोसाइटी की बात करता है। जनरली ओवरऑल सोसाइटी इज द रेफरेंस फॉर देम, है ना। इनका जो होता है एक सेक्शन की बात करते हैं कि हाँ भाई इस एरिया में जो ये दिक्कत है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। यूजुअली इंटरेस्ट ग्रुप सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ सोसाइटी, है ना। अगर गांव में मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एरिया है तो सिर्फ ये इस एरिया की बात कर रहे हैं, है ना, या इस एरिया की बात कर रहे हैं, या इस एरिया की बात कर रहे हैं, या इस एरिया की, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ये किसी वन एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, या एक स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, है ना। एक स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिसमें ये पूरे सोसाइटी, एक ओवरऑल जो सोसाइटी है, ओवरऑल सोसाइटी की ये बात नहीं करते हैं, है ना। ओवरऑल सोसाइटी की नहीं, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटा सोसाइटी की बात करते हैं। सेक्शनल इनको इसीलिए बोलते हैं डेफिनेटली क्योंकि एक रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को, है ना। वर्कर है, चाहे एम्प्लॉय है, बिजनेस पर्सन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई रिलीजियस ग्रुप है, कोई कास्ट ग्रुप है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी, एक पर्टिकुलर एरिया को जो है ये रेफर करते हैं। प्रिंसिपल कंसर्न इज बेटरमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द मेंबर्स एंड नॉट सोसाइटी। इनका जो मेंबर होते हैं, आमतौर से जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं इनके अपने मेंबर्स होते हैं और ये उन मेंबर्स का जो इंटरेस्ट होता है, इन मेंबर्स के इंटरेस्ट को ये सेफगार्ड करना चाहते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट उसको देखेंगे। जैसे हम लोग ने मान लिया कि फॉर एग्जांपल ये एरिया ए है तो इसमें जो इनके मेंबर्स हैं मान लीजिए, तो इन मेंबर्स के इंटरेस्ट को ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इनको सोसाइटी के सामने रखेंगे, गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन नॉट अबाउट रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन सोसाइटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बिग चंक को भी रेफर करते हैं, बड़े एरिया, बिग एरिया को रेफर करते हैं, है ना। दे रिप्रेजेंट सम कॉमन और जनरल इंटरेस्ट दैट नीड टू बी डिफेंडेड। तो आमतौर से एक वन एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन समटाइम्स ये बड़े एरिया को भी, बिग एरिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड प्रमोशनल ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप नाम से ही लग रहा है, इट इज फॉर द पब्लिक इन जनरल। ये पर्टिकुलर किसी सेक्शन के लिए है, नॉट फॉर पर्टिकुलर सेक्शन, ये ओवरऑल होता है। दे प्रमोट कलेक्टिव रादर देन सेलेक्टिव गुड। कलेक्टिव सबकी, चाहे एरिया ए हमने देखा, एरिया बी देखा, चाहे सी, ये जब बात करेंगे तो ये ए बी सी ऑल ऑफ देम, है ना, फॉर ऑल ऑफ देम कलेक्टिव अप्रोच। कलेक्टिव अप्रोच की हम बात करेंगे। A group fighting against bonded labor fights not for itself but for those who are suffering such bondage। जैसे मान लीजिए ये बंधुआ मजदूर के बारे में बात कर रहे हैं, इनमें से अगर कोई बंधुआ मजदूर ना हो, बॉन्डेड लेबर ना हो, लेकिन ये लेबर्स के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। लेबर्स के वेज, लेबर्स के आवर्स और वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं,
ये सोसाइटी इन जनरल को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, है ना, उनके जो आर ऑफ वर्क है। इस तरीके से कोई भी जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू लेबर है उसके बारे में बात करेंगे। अब मूवमेंट्स ग्रुप की बात करें, मूवमेंट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, द ग्रुप इन्वॉल्व विथ मूवमेंट्स ऑल्सो इंक्लूड अ वाइड वेराइटी। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट आर इशू स्पेसिफिक, है ना, जो हम पहले भी कहे इशू स्पेसिफिक, ऐसे फॉर एग्जाम्पल फ्लड, है ना, कोई डैम बनाना है कहीं पे, उस मूवमेंट को कि भैया डैम बनाएंगे तो एरिया हमारा पानी में सबमर्ज हो जाएगा, हम जो खेती करते थे, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो हमारा पानी में डूब जाएगा, हम क्या करेंगे, हमारा जो स्कूल है वो ख़त्म हो जाएगा, बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे वो कहाँ जाएंगे, उनको लॉन्ग वॉक लेनी पड़ेगी, तब वो जाके स्कूल पहुंच पाएंगे। टू अचीव सिंगल ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने फ्लड का ऑब्जेक्टिव देखा, डैम का ऑब्जेक्टिव देखा, है ना, इस तरीके से एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कि हम चाहते हैं कि 1 साल के अंदर इस काम को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। ये इस तरीके से मूवमेंट ग्रुप प्रेशर माउंट करते हैं। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, गुड एग्जांपल ऑफ मूवमेंट। द मूवमेंट स्टार्टेड विद स्पेसिफिक इशू, डिस्प्लेस द क्रिएशन ऑफ सरदार सरोवर डैम, जो नर्मदा रिवर पे बन रहा था, इसको स्टॉप करने के लिए, है ना। द सिंगल इशू मूवमेंट कैन कंट्रास्टेड द मूवमेंट दैट आर लॉन्ग टर्म इन्वॉल्व मोर देन वन इशू। कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो कि मोर देन वन इशू, जैसे यहां हमने बात किया डैम के बारे में, उनका सिर्फ डैम नहीं, अब वो कहेंगे कि नहीं भैया लिकर बंद करो, लेट नाइट होटल्स बंद करो, है ना। ये हम कहेंगे भैया एजुकेशन में भी कुछ चेंजेस लाओ, फिर ये कहेंगे कि नहीं भैया कुछ पेंशन भी बढ़ाओ। तो इनकी कई लिमिटेड सोर्सेज ने, इनके कई एजेंडेज होते हैं, है ना, इनका जो एजेंडा होता है वो कई एजेंडा भी हो सकता है। सोशल मूवमेंट एंड प्रेशर ग्रुप ट्राई टू मोबिलाइज सिटीजन्स इन मेनी वेज, ये कई तरीके से सिटीजन्स को मोबिलाइज करते हैं। भाई जब इनके पास जो पब्लिक होगी उसका जो सपोर्ट होगा तभी तो ये एक्ट करेंगे, अगर पब्लिक को सपोर्ट ही नहीं होगा तो किसके लिए बोलेंगे। प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स इन वैरायटी ऑफ वे, गेन्ड पब्लिक सपोर्ट, जनता का सपोर्ट, सिंपथी, वो दिखाते हैं कि सिंपथी जो है ये बेचारा बन के कि देखिए इसके वजह से हमारी जमीन चली गई, इसके वजह से सोसाइटी ये दिक्कत हो रही है, फॉर देयर गोल। ये क्यों करते हैं सिंपथी और पब्लिक सपोर्ट? टू गेन मोमेंटम, गेन मोमेंटम इन पब्लिक फॉर देयर रीजन ऑफ द मूवमेंट। जो भी इनका रीजन है मूवमेंट का, उसके मोमेंटम को इंक्रीज करने के लिए ये पब्लिक सपोर्ट लेते हैं, सिंपथाइज कराते हैं अपने आप को, है ना। जैसे इंफॉर्मेशन कैंपेन, ये बताते हैं कि क्या रीजन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मीटिंग्स करते हैं, पिटीशन साइन कराते हैं कि भैया एक कागज बना लिया, उस पर सारी चीजें लिख दी, है ना, और फिर जितने भी लोग हैं उनका साइन करा लिया पिटीशन पे। जो प्रोटेस्ट है ये स्ट्राइक्स भी करते हैं, डिसरप्ट करते हैं सरकार के जो है काम को, है ना। जो बिजनेस ग्रुप है ये कभी कभी एम्प्लॉय करते हैं प्रोफेशनल लॉबिस्ट को, स्पॉन्सर भी करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। ये क्यों? ये सारी चीजें हैं सिर्फ प्रेशर माउंट करने के लिए, है ना। ये प्रेशर माउंट करते हैं किस पे? जनरली ये प्रेशर माउंट करते हैं डेफिनेटली गवर्नमेंट पे, जो कि डिसीजन मेकर है। ये जो डिसीजन मेकर है ये चाहते हैं, ये बिजनेस ग्रुप वाले जो लॉबिस्ट हैं ये चाहते हैं कि ये इनके हिसाब से वर्क करे या इनके फेवर में वर्क करे, है ना। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। देखिए पॉलिटिकल पार्टी का पहले हम समझें कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या रोल्स हैं हमारे सोसाइटी में। व्हाट आर द रोल्स which are being performed by political parties in a country like India। अगर इस पे आपको ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अगर आप लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए और शेयर करिए हमारे टेलीग्राम पे, या हमारा जो ईमेल है उस पर मेल करके बताएं कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है आपके हिसाब से। अब अगर हम बात करें जो आपकी क्लास 10th की NCERT में दिया यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से,
तो पॉलिटिकल पार्टी आर इजिली मोस्ट विजिबल। जैसे आप देखिए, कभी बात करते हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट के डिसीजन की जो बात करते हैं, डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, तो आप जनरली आप कभी भी देखिए, एक जनरल आदमी जो बात करता है वो पार्टी स्पेसिफिक बात करने लगता है। जब भी वो गवर्नमेंट की बात करता है तो वो एग्जीक्यूटिव को रेफर करना चाहता है ना। जो सरकार के लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, उनकी बात करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेता है, कह रहे यार देखो उस सरकार ने नहीं किया, आपने ऐसा किया, भाजपा ने ऐसा किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, सपा ने ये किया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा पार्टी ओरिएंटेड हैं। तो इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है हमारे डेमोक्रेसी में कि इसको हम हर चीज़ के लिए जज करते हैं। बहुत जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को लेके काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं इनको लेके। इनको लगता है ये पार्टी हमारी है, ये पार्टी हमारी सुनेगी, ये पार्टी हमारी नहीं सुनेगी। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी। अब एक चीज़ और है भाई, जब हर डिसीजन के लिए हम गवर्नमेंट के या पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रहे हैं, तो जो भी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, उसके लिए भी हम ब्लेम करेंगे, है ना। ये काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिटी सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। ये पार्टीज ने कहीं ना कहीं जो सोशल एक डिवाइड है कि भैया ये हमारे सपोर्टर्स हैं, है ना। एक पॉलिटिकल डिवीजन क्रिएट कर दिया है कि भैया ये इस पार्टी के सपोर्टर हैं, ये इस पार्टी के हैं, ये इस पार्टी के, इस पार्टी के हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक डिवीजन, एक स्ट्रैटा बन गया है कि एक स्ट्रैटा एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते आ रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कई लोग का समूह है जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, जो कि साथ आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पावर में आते हैं, सरकार बनाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिन भी लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को टिकट्स देती है, जो टिकट्स लेते हैं उसमें से जो जीतते हैं, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का 50% से प्लस अगर लोग इलेक्ट हो गए तो वो फिर रूलिंग पार्टी कहलाती है, और वो रूलिंग पार्टी फिर गवर्नमेंट का हिस्सा बनती है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज प्रोग्राम फॉर सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। अब ये जो लोग इलेक्ट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को। उस एरिया का जो इंटरेस्ट होता है, वो जो लोग इलेक्ट होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को रखते हैं, और इंटरेस्ट को रख के उसको सॉल्व कराते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 जो है मेन कंपोनेंट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को बनाते हैं, है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी को बनाते हैं। ये 3 हिस्से के बगैर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक लीडर, जो लीडर है पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी का विजन है, जो उनकी जो भी फंक्शनिंग का जो जरिया है, जो मोटो है, उसके बारे में वो लीडर बताता है। एक्टिव मेंबर्स हैं जो उस लीडर को सपोर्ट करते हैं। फॉलोअर्स हैं, ये फॉलोअर्स जो होते हैं कि हाँ भाई हमारे जो नेताजी हैं वो सही कह रहे हैं, वो उनको ब्लाइंड फोल्डेड भी बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई नेताजी ने जो बोल दिया ही इज ऑलवेज राइट। इस टाइप के भी फॉलोअर्स होते हैं। अब पार्टिसंस वो फॉलोअर्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं, है ना। ये जो है, जो ब्लाइंड फोल्डेड हम बता रहे थे, ये इस टाइप के जो होते हैं इनको हम लोग पार्टिसन कहते हैं। ये जो पार्टी को होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि हर चीज़ में पार्टी की साइड लेंगे, और ये कभी भी बैलेंस अप्रोच नहीं रखेंगे, हमेशा अपनी पार्टी को ऊपर रखेंगे। पार्टी इज अबव इनके इंटरेस्ट की अगर बात करें तो पार्टी डूज और परफॉर्मिंग सीरीज। पार्टी जो है पहले तो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, इलेक्शन में अपने लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करती है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करती है। इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन अफोर्ड मेनली अमंग कैंडिडेट पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेते हैं, और ये टिकट लेके ये इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम वोटर्स। अब पार्टी क्या है, हर एक पार्टी एक अपना मैनिफेस्टो बनाती है, हर एक पार्टी एक अपना एजेंडा बनाती है,
जिसको वो जनता को कहती है कि अगर हम पावर में आए तो वी विल डू दिस, वी विल डू दिस। तो अब ये जो चीज़ है, ये अब जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम है, जिस पब्लिक को जो लगता है उसके सूटेबिलिटी के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से वो वोट करते हैं। पार्टीज प्ले द, है ना, एक जो डिसिसिव रोल मेकिंग है कंट्री का, जो लॉ मेकिंग है ना, जो भी पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है वो डेफिनेटली लॉ फ्रेम करते हैं। और जब लेजिस्लेचर का पार्ट बनेंगे तो लॉ फ्रेम करेंगे ही। और जो पार्टी जो लूज करती है इलेक्शन, जो सबसे मेजर पार्टी होती है, जिसकी सबसे मैक्सिमम सीट्स होती है, वो ऑपोजिशन का रोल निभाती है ना। और जो पब्लिक ओपिनियन है भाई, जब पार्टी जो है वो पब्लिक से ही है, और जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन पार्टीज़ को शेप देने में, है ना। और कोई भी अगर इशू है तो वो हाईलाइट होते हैं। पार्टीज एंड लैक्स ऑफ मेंबर एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब जो नेशनल पार्टी होती हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे भी, नेशनल पार्टी होती हैं, ये स्प्रेड करती हैं थ्रू आउट द कंट्री। दे आर देयर थ्रू आउट द कंट्री, कम ज़्यादा ये पूरे देश में आमतौर से रहती हैं, है ना। तो इनके जो मेंबर्स भी होते हैं ये हर जगह फैले होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं। एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। अब डेमोक्रेसी में ये पावर है जनता के पास कि कोई भी जो ग्रुप है वो एक पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। अब इंडिया में 750 से ज़्यादा पार्टीज हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां पे मैंडेटरी है फॉर ऑल द पार्टीज टू रजिस्टर देमसेल्फ एज अ पॉलिटिकल पार्टी। करीब 750 पार्टीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं इंडिया में। इन सम कंट्रीज देयर आर ओनली वन पार्टी। कुछ जैसे हम चाइना में देखे थे, वहाँ सिर्फ एक पार्टी है, उसी को अलाउ है कंट्रोल करना, रन करना, इसको हम वन पार्टी सिस्टम करते हैं। एक ही पार्टी है, इलेक्शन कोई भी लड़े, कुछ भी लड़े, वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, है ना, जैसा हमने चाइना के एग्जाम्पल में देख रहा था। और डेमोक्रेटिक सिस्टम मसला एटलीस्ट 2 पार्टी तो होनी चाहिए, बिकॉज अगर 2 पार्टी नहीं होगी तो एक विन करेगा, एक लूज करेगा, तब तो डेमोक्रेसी का कुछ मतलब आएगा। लेकिन अगर एक फिक्स हो कि कुछ भी हो जाए सरकार एक ही आएगी, वन पार्टी सिस्टम, तो फिर कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आता है। पावर यूजुअली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज। कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पावर जो है 2 लोग के बीच में इंटरचेंज होता रहता है ना। सेवरल अदर पार्टी एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शंस विद फ्यू सीट्स इन नेशनल लेजिस्लेचर। कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो मेजर नहीं होती हैं, वो कुछ सीट जीत जाती हैं लेजिस्लेचर में, बट 2 मेन पार्टीज हैव सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी। जो 2 मेजर हैं, है ना, 2 मेजर पार्टी, उनकी इतनी पावर है कि वो सरकार, रूलिंग पार्टी बन सकती हैं, उसमें से कोई भी जीत सकता है। इस फॉर्म को हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं, है ना। जैसे कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में या यूके में 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। और कई सारी अगर पार्टी हैं, है ना, जो पावर में आ सकती हैं, जिनका चांस है कि वो पावर में आ सकते हैं, वो अपना अपना पावर, और कभी कभी ये अलायंस, इसमें जो है जो पार्टीज हैं, पार्टीज जो हैं अपना सपोर्ट एक्सटेंड करती हैं जिस पार्टी को लगता है कि हम साथ में आके सरकार बना सकते हैं। इसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। अब अगर हम बात करें नेशनल पार्टी, तो डेमोक्रेसी दैट फॉलोज अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक पार्टी जो होती है जो कि पूरे कंट्री, पूरे जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करती है, उस पार्टी को हम कहते हैं नेशनल पार्टी, है ना। दिस इज इन केस देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टी विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज, है ना। और ये जो पार्टीज हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको इलेक्शन कमीशन के अंदर में, व्हाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टी इक्वल, हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन इक्वल ट्रीट करता है। लेकिन जो बहुत बड़ी लार्ज पार्टी हैं, जिनको मेजर चंक जो पब्लिक है वो सपोर्ट करती है, उनको कुछ प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है। द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल क्राइटेरिया प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स। अब इसमें क्या है कि जो वोट पार्टीज को मिलते हैं, है ना, जो सीट्स पार्टी को मिलती हैं, जो सीट्स मिलती हैं, जो एमपीज इलेक्ट होते हैं,
या एमएलए इलेक्ट होते हैं। इसी बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या प्रोविंशियल या स्टेट लेवल पार्टी है, स्टेट लेवल पार्टी है। अब अगर 2008 में जो आपका एनसीईआरटी में 2018 में जो एनसीईआरटी में दिया उसके हिसाब से आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी है ना, एक आपका भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये जो पार्टीज हैं ये दी हुई हैं एज अ नेशनल पार्टी। अब कुछ जो रिफॉर्म्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के उनके लीडर्स के, इसमें देखना है कि किस तरीके से समय में परिवर्तन देखते हुए कुछ लॉ एनैक्ट किए गए हैं, है ना, उस चीज को कि अभी अब देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। जैसे क्या होता था कि मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने चुनाव जीत गया तो ठीक है, और उसने फिर क्या किया कि रूलिंग पार्टी अगर वो चाहता है कि कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट रेंडर करे, अपना सपोर्ट दे, तो वो कुछ कैश के लिए या मिनिस्ट्री के लिए, किसी भी चीज के लिए वो क्या करते हैं कि एक पार्टी जो है वो चेंज करते हैं। अब उस पार्टी को चेंज ना करें तो जो डिफेक्शन में जो लोग आ जाते थे, है ना, इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और कैश वार्ड, अब एक लॉ फ्रेम हुआ जिसमें कोई भी एमएलए या एमपी चेंज नहीं कर सकता पार्टी, है ना। अगर वो चेंज करता है जो अपनी लेजिस्लेचर की वो सीट है वो लूज करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पास किया कि इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल जो इन्फ्लुएंस है उस चीज को खत्म करने के लिए ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसको बनाया गया। इट इज मैंडेटरी हर कैंडिडेट को एक एफिडेविट फाइल करने के लिए, उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताने के लिए, कोई क्रिमिनल केस है उसके बारे में बताने के लिए जो पेंडिंग है, ताकि जज किया जा सके। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो देख सके कि जो इलेक्शन लड़ रहा है वो किस प्रकार का आदमी है। अब एक इस चीज़ की भी एक मांग है कि एक लॉ होना चाहिए जो रेगुलेट करे इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो मन में आए वो ना कर सकें, इनको भी रेगुलेट किया जा सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से नेशनल पार्टीज होती हैं, नेशनल पार्टीज में जो एमएलए एमपीज हैं वो ऐसा ना हो कि भैया जीत गए, पार्टी का टिकट लिया, जीत गए, लेकिन उनकी पार्टी का सरकार ने बना रही है तो दूसरी पार्टी को अपना सपोर्ट करने चले गए। अब उस सपोर्ट के लिए क्या उनको मिलता है, पता चला उनको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, उनको पता चला मंत्री का पद मिल रहा है। तो इस चीज़ को ना कोई करे जीतने के बाद, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया। अब डेमोक्रेसी जो है, अब आउटकम हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी अच्छा है खराब है ना। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रमोट करता है। कैसे? जैसे वोटिंग राइट जो हमको मिलते हैं, ये हमारे डिग्निटी, हमारी, अगर मान लीजिए हमारे साथ कुछ रॉन्ग डूइंग हो रहा है तो हमारे पास से है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जाके बोल सकते हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो उस पर एक्ट करेगा, नहीं एक्ट करेगा तो नेक्स्ट टाइम नो वोट फॉर हिम। जो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग का, क्यों? क्योंकि जब पब्लिक इन्फ्लुएंस इज हाई डेमोक्रेसी में, जब पब्लिक इन्फ्लुएंस हाई है तो जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है डेफिनेटली अच्छा होगा, है ना। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि भैया कोई भी है अपने नेताजी के पास पहुंच गया, कोई दिक्कत है तो वो नेताजी ने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वो नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी में हम खुद आपस में पंचायत में या सरपंच के सामने वोट कर लेंगे, वोट करके चेक कर लेंगे कि भैया कौन सही है कौन गलत है। और हमको जगह भी मिलती है कि अगर कोई हमने गलती कर दी तो फिर सिर्फ 5 साल के बाद इलेक्शन होगा तो हम अपनी गलती को करेक्ट कर सकते हैं, सही आदमी फिर से चुन सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस लेते हैं, पार्टीज होती हैं, गारंटी करते हैं सिटीजन्स के राइट को, है ना। इसमें कई सारे एक्सपेक्टेशन ऐसे होते हैं जो नहीं भी होते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लेम करना शुरू करते हैं डेमोक्रेसी के आइडिया को। देखिए ऐसा भी नहीं है कि हर किसी के एस्पिरेशन को फुलफिल किया जा सके, है ना। वी स्टार्ट डाउटिंग, फिर हम डाउट करने लगते हैं कि क्या डेमोक्रेसी सही है। और जो फर्स्ट स्टेप है हमारा सोच का
कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या आउटकम है, रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म। देखिए डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो ऐसा नहीं कहता, गारंटी देता कि भैया सरकार अच्छे ढंग से काम ही करेगी। सरकार को चुनने का एक तरीका है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। जो अकाउंटेबिलिटी है जो सरकार की, वो मच हायर होती है। नहीं करेंगे तो नहीं चुनेंगे, जब नहीं चुनेंगे तो पावर में ही नहीं आएंगे अगली बार, है ना। इसीलिए वो जो नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन है, उसके नीड्स और एक्सपेक्टेशन को वो ध्यान में रखते हैं, उसको वो प्रायोरिटाइज करते हैं, है ना। इसको वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि वो प्रायोरिटी जो है देंगे उस चीज़ को। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इनके डिसीजन में समय लगते हैं भाई। ऑब्वियसली मान लीजिए कोई भी चीज़ है जो लोकसभा में डिस्कस हो रही है, तो इसके फॉर और अगेंस्ट दोनों पॉइंट डिस्कस होंगे, है ना। जब डिस्कस होंगे तो डेफिनेटली टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। भाई कोई एक आदमी को डिसीजन लेना है तो वो फास्ट ले सकता है, कलेक्टिव डिसीजन लेना है तो वो टाइम लेगा, वो उतना फास्ट नहीं होगा। बट बिकॉज इट्स फॉलोड प्रोसीजर, डिसीजन में भी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू पीपल। अब जब जनता के बीच के लोग ही उस डिसीजन को ले रहे हैं, उस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल ज़्यादा होगा। द कॉस्ट ऑफ टाइम द डेमोक्रेसी पेज इज परहाप वर्थ इट। भाई डेफिनेटली जब हमारे बीच के लोग जाके डिसीजन ले रहे हैं, जनता का ख्याल रख रहे हैं, है ना, पब्लिक सपोर्ट है उनको, जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वर्थ इट है। अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा डेमोक्रेसी पे नहीं डिपेंड करता है। सिर्फ डेमोक्रेसी पे हमारा जो डिसीजन फैक्टर है वो डिपेंड करता है। जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारे कंट्री की क्या जनसंख्या है, क्या ग्लोबल सिचुएशन है ओवरऑल वर्ल्ड में, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री हमको कितना फ्रेंडली मानती है, कितना सपोर्ट करती है ना। इकोनॉमिक प्रायोरिटी, हम किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हम क्या प्राइमरी सेक्टर को कर रहे हैं, हम क्या सेकेंडरी सेक्टर को कर रहे हैं, हम टर्सरी, प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टर्सरी जो भी आपके सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर हैं वो टर्सरी सेक्टर कहलाते हैं। हाउ द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्री एंड डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज आर नेग्लिजिबल। अगर हम रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हमने ऊपर अभी देखा कि ये हमारे डेमोक्रेसी से सिर्फ नहीं निर्भर होती है, ये जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं इस सेकंड पॉइंट में, इन पे ये बहुत ज़्यादा बेस करती है। वी कैनॉट से डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेफिनेटली डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि गारंटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, गवर्नमेंट प्रयास कर सकती है, लेकिन हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन सिचुएशन, कॉपरेशन अदर कंट्री से, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं मैटर करती है। अब हम अगर इनइक्वालिटी की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, है ना, मोर देन इट रीजनेबल दैट एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इवन व्हेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री विल हैव शेयर। अब आप ये समझिए कि एक लेबर है ना, एक डॉक्टर है, दोनों मान लीजिए 8 आवर्स काम कर रहे हैं। अब इक्वालिटी का ये मतलब है, लेबर मान लीजिए अगर 800 रुपीज़ पर डे कमा रहा है, जो भी एक्स अमाउंट 800 है, 100 है, 500 है, जो भी अमाउंट है कमा रहा है। अगर एक डॉक्टर है वो मान लीजिए 2500 रुपये डेली कमा रहा है। तो अगर आप इसको कहें कि ये इक्वालिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, तो देखिए यहाँ पे जो मैटर है वो स्किल का मैटर है, ये एक इंडिविजुअल मैटर है ना, कि एक एलिजिबिलिटी क्या है। एक लेबर का जो काम है वो उसके हिसाब से उसको पे मिल रही है, एक डॉक्टर का जो काम है वो उसके हिसाब से उसको पे मिल रही है ना। लेकिन जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब वोटिंग जो है, वो जो वेट है, इक्वल वेट है रिप्रेजेंटेटिव का, वो जरूर मिलेगा उसको। उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो लेबर है तो उसके गांव की सड़क नहीं बनेगी और वो डॉक्टर है तो उसके गांव की सड़क बन जाएगी, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। No society can fully be permanent resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect the differences and we can evolve mechanism to negotiate the differences. अगर कोई सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं तो उसको हम केटर कर सकते हैं,
उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको हम ओवर कर सकते हैं कि कोई भी डिफरेंसेस है तो एग्जिस्ट ना करे। लेकिन अगर हम स्किल की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो आज भी है और हमेशा रहेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो लेबर है, हर आदमी की एक इक्वल पे कर दें। ऐसा संभव नहीं है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में ये बहुत मुश्किल काम है। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड हिस्टोरिकली डोमिनेटेड सोसाइटी। अब जो स्ट्रगल, एक कहीं ना कहीं जो परेशानी, जो स्ट्रगल, जो पीड़ा है ना, जो एक कहीं ना कहीं जो प्रेफरेंस, जो कहीं ना कहीं कंट्रीज ने, बहुत सी कंट्रीज बहुत बाद तक जो वोटिंग राइट्स हैं वो वुमेन्स को दिया ही नहीं था। इसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा उन्हें। आज भी अगर जॉब की बात करें तो बहुत सी जगह हैं जहाँ इक्वल पे नहीं दिया जाता है। एक ही काम होगा, एक ही चीज़ होगा, इक्वल आर होंगे, लेकिन पे इक्वल नहीं होगा। वो एग्जिस्ट करता है आज भी कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज में है। ऐसा नहीं है कि वुमेन्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल रिकग्नाइज, इट बिकम इजियर टू वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल एंड लीगली एंड मॉरली। इसका मतलब है कि जो वुमेन्स का जो राइट्स हम लोग ने बनाया है ना, उसकी मदद से वो अपनी चीज़ों को तो सामने रख रही हैं, लेकिन आज भी कई तरीके से जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती है। खत्म नहीं हुई है, कम हुई है। डेमोक्रेसी इज अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी, इट डज नॉट फेस सीरियस चैलेंजर और राइवल। क्योंकि जब इसमें जो आप सीधे सीधे समझिए, जो पब्लिक है, पब्लिक इज द किंग। भाई जनता जिसको वोट करेगी वो सरकार बनाएगा, जो सरकार बनाएगा वही गवर्नमेंट का हिस्सा होगा और वही डिसीजन लेगा, है ना। सब इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है। डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। एटलीस्ट 1/4 ऑफ द ग्लोब इज स्टिल नॉट अंडर। अगर आप बात करें तो 1/4 आज भी ऐसी कंट्रीज हैं ग्लोब में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी फेस चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, है ना। आज भी वो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों का एक्सपेंशन का जो चैलेंज है वो फेस करती हैं डेमोक्रेसीज। दिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का ऑल द रीजन डिफरेंट सोशल। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हर एक के लिए इक्वालिटी, हर सोसाइटी के लिए इक्वालिटी, हर एक स्ट्रैटा के लिए इक्वालिटी, हर एक लोगों के लिए वो सेम फंक्शनिंग प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिगर नेशन में तो और बड़ा चैलेंज होता है कि सबके लिए वो इंश्योरिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब अगर बात करते हैं जो हम लोग ने बात करी थी डिसेंट्रलाइजेशन, हम जो फेडरल सिस्टम की बात करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है जिसमें पहले जो सेंटर के पास पावर थी, स्टेट के पास पावर थी, अब उस पावर को हम लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारी जो वुमेन्स हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, इनको हमने प्रेफरेंस देने के लिए इनको रिजर्वेशन भी दिया गया है, इनको सीट्स की एक पर्टिकुलर अमाउंट का कि भैया इतनी सीट्स जो हैं उस पर सिर्फ वुमेन्स या माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको ही चुनाव लड़ने को मिलेगा। इस तरीके से जो चीज़ें हैं, जिस पार्ट में हमने क्लास 10th इस तरीके से हम ओवर करते हैं। हमने देखा देखिए आपके लिए जो पॉलिटी अच्छे समझता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं समझते हैं ये डीप एनालिसिस एक इस तरीके से अगर आप एक बार लेक्चर को सुन लेंगे उसके बाद आप रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में, और जो रीडिंग टाइम है वो आपका कम लगेगा। लेकिन इसका एक ही है कि आप दोनों जो इसका पार्ट 1 है वीडियो वो भी देखें, इस वीडियो को भी देखें और फिर दोनों को समझें और फिर अपना एक इन्फ्रेंस निकालें उस पूरी बुक से क्लास 10th की। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आपकी प्रॉब्लम हो यूपीएससी से रिलेटेड, स्टेट पीएससी से रिलेटेड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो आप पूछें। उसके लिए विल ट्राई लेवल बेस्ट कि जल्द से जल्द उसका हम जवाब दे पाएँ। टेलीग्राम पे, फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पूछें, विल ट्राई लेवल बेस्ट टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।